अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ React JS। इस आज के लेक्चर में हम React को इंस्टॉल करना, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट बना के उसको चला के React बेसिकली होती क्या है, इन सारे सवालों को हम देखेंगे कि इनके जवाबात क्या हैं और React क्यों इतनी वाइब है, इंडस्ट्री में क्यों React इतनी मानी जा रही है। जो भी न्यू जॉब आ रही है वो React के लिए आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो राइवल्स हैं इसके उसके। React JS का सबसे बिग एडवांटेज जो आपको रहता है, सबसे पहला एडवांटेज जो है ना इसका, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में ये काफ़ी वाइब लेके लेके गई हुई है, वो पहला एडवांटेज है इसका कि ये लाइब्रेरी है। JS की लाइब्रेरी है। React जो है ये आपके पास लाइब्रेरी है, ठीक है, ये आपके पास लाइब्रेरी है। ऑन दी अदर हैंड एंगुलर जो है, जो इसका राइवल है सबसे बड़ा, वो आपके पास प्योर फ्रेमवर्क है। अब बात आती है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ है जो लाइब्रेरी को अच्छा बनाती है और क्या चीज़ है जो फ्रेमवर्क को अच्छा बनाती है, और क्या चीज़ है जो लाइब्रेरी को बुरा बनाती है और क्या चीज़ है जो फ्रेमवर्क को बुरा बनाती है। लोग क्यों नहीं एंगुलर को इतना सपोर्ट करते जितना रिएक्ट को करते हैं, क्यों हर दूसरी जॉब रिएक्ट के लिए है, एंगुलर के लिए इतनी वास्ट नहीं है। और इनका एक और कंपटीटर है व्यू, जो कि बेसिकली कर क्या, ये ओपन सोर्स हैं तीनों के तीनों। ओपन सोर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। व्यू करता है, व्यू एंगुलर अप्रोच भी यूज़ करता है और आपके पास रिएक्ट अप्रोच भी यूज़ करता है, ठीक। और ये ओपन कम्युनिटी है, इसको लॉन्च करने वाले कोई बिग जाइंट्स नहीं है लाइक रिएक्ट और एंगुलर के, ठीक होगी बात। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनके दरमियान, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या चीज़ें होती हैं, व्यू जेएस में क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी बंदों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत सारे सवाल आ, हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर कर लें। जो आपके माइंड में आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। सबसे पहले हमारी ये लाइब्रेरी क्या बुला है। लाइब्रेरी बेसिकली आपके पास, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको रियल लाइफ से। एक है कि आपने एक ज़मीन बाय कर ली है, ठीक है, बंजर ज़मीन है, कोई घास फूस लगी हुई है, कोई उस पर बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी हुई, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लाइब्रेरी आपके पास ये है कि आप सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, ठीक है। लाइब्रेरी ये आपको प्रोवाइड करती है। फ्रेमवर्क ऑन दी अदर हैंड क्या आपके पास, कि आपने एक बना बनाया घर बाय कर लिया। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं, कि आपको हर चीज़ जो है ना इसके अंदर फर्नीचर वगैरह आपको मिलेगा बीच में। उसके अलावा आपके जितने भी रूम्स हैं वो ऑलरेडी वेल फर्निश्ड होंगे, आपकी जो कैबिनेट्स वगैरह हैं वो सब कुछ लगा होगा, आपकी घर का स्टाइल हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है। आपको जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपके इंटीरियल्स हैं वो ऑलरेडी लगे होंगे। फ्रेमवर्क का ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, कि फॉर एग्जांपल आपने घर लिया है 10 मरले का, ठीक है, इसको थोड़ा पेशो खाली कर लें। आपने एक घर लिया है, ठीक है, जो कि है 10 मरले का। अब इसमें आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि यार हमारा बेडरूम हो, ठीक है, ये एक नक्शा मैं बना रहा हूँ छोटा सा। आप चाह रहे थे कि यहाँ पे एक बेडरूम हो, यहाँ पे एक दूसरा बेडरूम हो, ये बीच में जो है इसको आप ब्लैंक छोड़ना चाहते थे, यहाँ गली बनाना चाहते थे फॉर एग्जांपल। और आप चाहते थे कि यहाँ सेंटर में ना इसके ये टेबल लॉन होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास होगा गेस्ट रूम एक्सेट्रा, ये हो गया आपके पास स्टडी रूम, ये हो गई आपके पास मस्जिद, और ये आपका एंट्रेंस गेट हो गया। इन चीज़ों से साबित होगी कि मैं नक्शा बड़ा गंदा बनाता हूँ, चलें कोई मसला नहीं। अब क्या, अब ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप ये चाह रहे थे, लेकिन फ्रेमवर्क कहेगा नहीं। आपको मैंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, आपको मैंने घर प्रोवाइड किया जिसमें 2 बेडरूम है, एक इधर एक इधर, सामने टीवी लॉन है, इस साइड पे आपका गेस्ट रूम है, इधर से एंट्रेंस है, और ये पूरा टीवी लॉन है आपका, इसके साथ ही किचन लगा हुआ है, ठीक है। फ्रेमवर्क कहेगा ये मैंने आपको प्रोवाइड किया, अब आपने कुछ करना है तो तोड़पन करके कर लो, जिसमें आपको और कॉस्ट लगेगी, आपका टाइम कंजप्शन होगी। मेन चीज़, आपकी टाइम कंजप्शन बड़ी ज़्यादा होगी। ऑन द अदर है रेक कहता क्या यार, ये ज़मीन पकड़ो 10 मरले, ठीक है,
इस पे जो चाहते हो, जिस तरह चाहते हो आराम से बनाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ये आपके पास रिएक्ट की अप्रोच है। रिएक्ट ये कहता है आपसे, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको जो है ना, आपको वेल फर्निश घर लेने का। आप क्या करो, स्क्रैच से मेरे पास प्लाट पड़ा हुआ है, आप प्लाट लो, उसके ऊपर आपने जिस मर्जी तरह का नक्शा बनाना है, इधर एक रूम, इधर एक रूम, इधर गेस्ट रूम, इधर टीवी लॉन, इधर किचन, इधर आपने जो मर्जी करना है आप कर सकते हो ईजिली। ये आपके पास है एडवांटेज रिएक्ट का, और ये आपके पास है डिसएडवांटेज एंगुलर का। बट दोनों में जो भी चीज़ आप रिएक्ट में कर सकते हो, वो आप एंगुलर में भी कर सकते हो। ठीक हो की बात। अब जो बिग बिग आपकी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन है, बहुत बिग है, बहुत वास्ट है। अब उसमें आपको चाहिए, राउट भी चाहिए। राउट मतलब क्या, एक पेज से दूसरे पेज भी आपको जाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको स्टाइलिंग भी चाहिए, आपको स्टेट मैनेजमेंट भी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको स्पॉटेड में स्टाइलिंग की लाइब्रेरी भी चाहिए, जैसे मटेरियल यूआई है, मटेरियल भी चाहिए, एंड आपको एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आपको रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। वो कहेगा यार जो जो चीज़ चाहिए ये मेरा स्टोर है, जाओ पिक करो, इंस्टॉल करो, मज़े लो। ऑन दी अदर हैंड एंगुलर क्या करेगा, एंगुलर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें देगा। ये एंगुलर का एडवांटेज है, और ये रिएक्ट का डिसएडवांटेज है कि आप एक बिग बनाना चाह रहे हो एप्लीकेशन, और आपको हर चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो रिएक्ट नहीं आपको कहेगा कि मैं, रिएक्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं देगा। वो आपको सिर्फ एक ज़मीन देगा, उस पर उसका नक्शा, उसकी खुदाई, उसका सफाई, आपने सारा कुछ इट्स सेल्फ करना है। उसके लिए वो पैकेजेस प्रोवाइड कर देगा। रिएक्ट के पैकेजेस की बहुत वास्ट रेंज है, वो पैकेजेस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं देगा। एंगुलर ऑन दी अदर एंड आपको सब कुछ बना बनाया प्रोवाइड कर देगा कि ये लो यार, एंजॉय करो। ठीक, उसके बाद रिएक्ट का प्लस पॉइंट और एंगुलर का ड्रॉप बैक, जिसकी वजह से एंगुलर इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन रिएक्ट बहुत पॉपुलर हो गया जैसे ही लॉन्च हुआ, पॉपुलैरिटी गेन करने लग पड़ा। उसकी मेन रीजन है इसका वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम, और इसका क्या है, रेगुलर डॉम, जो आपके नॉर्मल डॉम जैसा होता है। अब दोनों ही आपके पास सिंगल वेब पेज है। ठीक है, सिंगल वेब पेज है। ये सिंगल वेब पेज का मतलब ये नहीं कि इनके अंदर मल्टीपल पेजेस नहीं होंगे, अबाउट आप होम सिर्फ एक लैंडिंग पेज ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसमें पूरी वेबसाइट बन सकती है, लेकिन इनको सिंगल वेब पेज कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि इनमें लोडिंग नहीं होती। बेसिकली बिहाइंड द सीन लॉजिक यही है कि इनमें लोडिंग नहीं होती, इस वजह से इन्हें सिंगल वेब पेज कहते हैं। कि आपको लगता है, आपको फील आती है कि आप एक ही पेज पे घूम रहे हो। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, हमने बनाई थी टू डू लिस्ट। ठीक है, अब टू डू लिस्ट में क्या था, टू डू लिस्ट में हम क्लिक कर रहे थे, वो बगैर लोड हुए, ठीक है, नीचे चीजें ऐड करी जा रहा था। तो आपको क्या लग रहा था कि यार आप एक ही पेज पे हो, आप बार बार डाटा रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज है आपके पास सिंगल वेब एप्लीकेशन, और वहां पे इसी वजह से वो लोडिंग नहीं होती, क्योंकि वो जेएस यूज कर रही है। ठीक, अब बात आती है वर्चुअल डॉम और रेगुलर डॉम क्या है। रेगुलर डॉम वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जेएस का जब हम पूरा डीप इंस्पेक्शन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको रेगुलर डॉम ऑलरेडी बता दिया हुआ। ठीक होगी बात। अब बात आती है कि वर्चुअल डॉम क्या है। बेसिकली वर्चुअल डॉम करता क्या है, मैं ज्यादा ही बेसिकली बोल रहा हूँ, चलो कोई नहीं। आपके पास ये डॉम है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपका ब्राउजर रीड करता है। ठीक है, इसमें आपके टैग फॉर्मेट में पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की के साथ चीज़ें सेट हुई हुई हैं। ठीक होगी बात। अब जब भी आपने फॉर एग्जांपल, मैंने इस पॉइंट पे इस चाइल्ड को मैंने चेंज किया, तो क्या होगा, जो आपके नॉर्मल डॉम होगा वो क्या करेगा, पूरा डॉम इसको दोबारा लिखने बैठ जाएगा, दोबारा लिख के आपको पेज दिखाएगा। वर्चुअल डॉम करेगा क्या, वर्चुअल डॉम इसकी एग्जैक्ट एक कॉपी अपने पास सेव कर लेगा वर्चुअली, इस वजह से नाम वर्चुअली है उसे। कॉपी आ गई उसके पास, वो कॉपी अपडेट करेगा एंड कॉपी को मैच करेगा ओरिजिनल डॉम से आपके। ये आपकी कॉपी है, फॉर एग्जांपल यहाँ 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 और यहाँ लाइन है, ये आपकी है आपके पास। ये मैं ओरिजिनल है और ये कॉपी है, यहाँ 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 एक और लाइन, फिर यहाँ।
अब वो करेगा, वो देखेगा कि यहाँ पे एक लाइन आपने ऐड किया, तो वो सिर्फ आपके डोम में उसी प्लेस पे चीज चेंज करेगा, वो पूरा डोम दोबारा से लिखने नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा, इसी चीज पे जाके चेंजिंग कर देगा। ये बेसिकली आपके पास है वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट। रिएक्ट क्यों फास्ट है? अपने वर्चुअल डॉम की वजह से। व्यू जेएस रिएक्ट की अप्रोच अपनाता है और वो भी वर्चुअल डॉम पे काम करता है। ठीक होगी बात? हमने काफी चीजें देखी, हमने एंगुलर और रिएक्ट के बारे में देख लिया, हमने वर्चुअल डॉम के बारे में पता चल गया, हमें रेगुलर डॉम का दोबारा हो गया एक ओवरव्यू। उसके अलावा वेब एप्लीकेशन हमने देख ली कि किसे कहते हैं, सिंगल सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं, हम इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। अब आप जैसे आप सबको पता है कि रिएक्ट को किसने मैन्युफैक्चर किया है। रिएक्ट को बेसिकली मैन्युफैक्चर करने वाला और रिएक्ट को बनाने वाला नन अदर देन आपका फेसबुक है। ठीक है, रिएक्ट का क्रिएटर फेसबुक है। रिएक्ट कौन सी लैंग्वेज में बनता है? वो जेएस है। उसके अलावा रिएक्ट क्या है? एक रिएक्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एंगुलर क्या है बेसिकली आपके पास? एंगुलर आपके पास गूगल की बनाया हुआ एक फ्रेमवर्क है, इसे गूगल ने बनाया और गूगल ही सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद एंगुलर यूज करता है टीएस, जो कि आपके पास सब सुपर सेट है जेएस का। उसके बाद क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। क्लियर होगी बात? ये आपके पास रिएक्ट और एंगुलर का डिफरेंस है बेसिकली। अब ये दोनों बिग बीस्ट है, दोनों के दोनों बिग बीस्ट हैं और दोनों के दोनों क्लैश करते हैं आपस में। एंगुलर की नाकामी की वजह जो है, नाकामी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ये एंगुलर चलती नहीं, एंगुलर बहुत चलती है और बहुत सी बड़ी एप्लीकेशंस अभी तक एंगुलर में बन रही हैं, रिएक्ट में भी बनती हैं और एंगुलर में भी बनती हैं। अब अगेन आपको मैंने बता दिया कि एंगुलर का एडवांटेज क्या है और रिएक्ट का एडवांटेज क्या है। अब ये आप पे है, अब आपके पास एक पूरी प्योर वेबसाइट आई है जिसमें सब कुछ चाहिए, तो आप रिएक्ट यूज करोगे या एंगुलर करोगे, ये आप पे है। अब रेडीमेड घर लेके आप उसको वेल फर्निश कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते आप, लेकिन उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब आप जाते हो स्क्रैच से, देन आप प्योरली बिल्डअप करते हो फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेप। आप उसके अंदर राउटिंग सारी सेटअप करते हो, आप उसकी स्टेट मैनेजमेंट सेटअप करते हो, आप उसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, आपकी सर्विसेज को सेटअप करते हो। ठीक है, लेकिन एंगुलर में आपको ये प्री डिफाइन प्री सेटअप मिलती हैं। अब ये नहीं मैं कह रहा कि एंगुलर की तरफ जाओ, रिएक्ट इज गेन द बेस्ट ऑप्शन। और ये रिएक्ट का एक प्लस पॉइंट है कि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, जबकि एंगुलर थोड़ी सी टफ है। ठीक है, एज कंपेयर टू रिएक्ट, एज कंपेयर टू या रिएक्ट। अगर आप जाते हो एंगुलर, स्टार्ट एंगुलर से किए, जब एंगुलर सीख लिया आपने, देन रिएक्ट में मूव करोगे ना, तो आपको बहुत इशू आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्योरली टीएक्स पे काम करती है और रिएक्ट जेएस पे है। रिएक्ट में भी टीएस आप यूज कर सकते हो, रिएक्ट टीएस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी भी मोस्टली जो है ना वो आपकी जेएस ही यूज कर रहे थे, क्योंकि सिमिलर है बड़े यार। तो इस वजह से हर बंदा नहीं पसंद करता कि आप हर चीज की टाइप बताओ। मेरी नया दिन नहीं दिल कर रहा मैं टाइप बताऊं, क्यों मैं टाइप बताऊं? तो इस वजह से वो नहीं यूज करते टीएस, वो जेएस यूज कर रहे हैं। थ्रू आउट दिस कोर्स हम जेएस को ही लेके चलेंगे, हम टीएस की तरफ नहीं जाएंगे, हम ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, हम एज सिंपल एज वी कैन हम इसको लेके चलेंगे। ठीक, ये बहुत गपशप होगी हमारी रिएक्ट के बारे में। वर्चुअल डॉम भी आपको पता चल गया, रियल डॉम भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है कि आपके सिस्टम में नोड का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे सिस्टम में जो नोड का वर्जन इंस्टॉल है वो है 16.17.0। ठीक है, मेक श्योर करना कि आप भी यही करो ताकि आपकी और मेरी कंपेटेबिलिटी का इशू ना आए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे जाते हैं और लेटेस्ट कर लेते हैं जो कि 18 चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 16 से 18 तक के में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपके पास वो चीज़ माइट भी किसी और वे से होनी हो, यहाँ पे किसी और वे से हो रही है। ठीक है, उसके बाद एनपीएम भी चेक, एनपीएम चाहिए होगा आपको, एनपीएम।
ठीक है, इनके बारे में देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं, डोंट वरी अबाउट दैट वन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नॉट कंपल्सरी, इट्स ऑप्शनल, आपको यार्न चाहिए। अब यार्न बेसिकली क्या चीज़ है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक होगी बात। ये प्री रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। टेक्नोलॉजी में जाएं, अगर आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ये तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, एडिटर जो सी मर्जी का आप चाहे, आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर लें। अगर ये तो हमारे पास होगी, अब कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब जाते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में। टेक्निकल क्या चीज़ें चाहिए, राइट हैंड राइटिंग में जाना मेरी गंदी ही है, मुझे पता है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपको HTML आती हो। ठीक है, नॉर्मल भी आती है, बिगिनर, सिर्फ आपको ये पता है ना ये टैग कौन सा है, यू आर गुड टू गो। बस ये टैग पता है, गुड टू गो, कोई मसला नहीं। अब जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे। अब उस पे क्या चाहिए आपको, CSS। अब ये मेन चीज है, इफ यू आर अ रिएक्ट डेवलपर, दिस इज द थिंग। CSS सबका अब्बू है इस टाइम भी। CSS को कोई बीट नहीं करता, क्योंकि स्टाइलिंग आप JS से नहीं कर सकते, आप CSS से ही करोगे। SAS यूज कर लो, CSS यूज कर लो, 4 फॉर्म है, 4 में से कोई भी यूज करनी है कर लो। हम इसमें चारों को टच नहीं करेंगे। SCSS है, SACSS है, और LACSS है। ये चारों फॉर्म है CSS की एडवांस। ये ऊपर वाली 2 लैंग्वेज हैं, ये 2 कंपाइलर हैं। ठीक हो गया। CSS मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज आना चाहिए, ज्यादा नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल का। इंटरमीडिएट लेवल क्या, जिसमें क्या क्या पता होना चाहिए आपको। इंटरमीडिएट लेवल में आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्टर कौन से हैं, किस तरह के यूज करते हो। ठीक होगी बात। उसके बाद मीडिया क्यूरी, आफ्टर, बिफोर, एंड नॉट बट लीस्ट हमारे पास आता है इसकी पोजीशनिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक भी हैं और इंटरमीडिएट भी हैं। इतनी हार्ड नहीं है ये, नॉर्मल सी हैं। मैं इनमें अभी एंड चाइल्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो ना भी हैं कोई मसला नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्ले वगैरह आपको, टैग कितने तरह के होते हैं वो पता होना चाहिए, जो मैंने बताया भी है आपको। ठीक होगी बात। उसके बाद आपके पास आती है JS। अब JS आपके पास, मैंने पहले भी आपको करा चुका हूँ, पिछली वीडियोस में आप जाके देख लें, मैं JS आपको कराई है और इन डेप्थ कराई है। वो आपको आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी पूरी जो रिएक्ट है वो प्योर लैंग्वेज जो है ना वो JS की है, वो प्योर JS पे बेस कर रही है। इवन कि आप HTML भी, जो आप HTML का बनाते हो .html, ये भी आप .js के अंदर ही लिखोगे। मैंने आपको जो टास्क कराया था, जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, वो मैंने इसी वजह से बनाई थी, ताकि आपको अंदाजा हो कि आगे जो रिएक्ट बढ़ने वाले हैं हम, वो क्या भला है, उसमें क्या आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, वो किस तरह वर्किंग कर रही है। मैंने वहां पे आपको बताया था क्लास नेम की एक चीज होती है। वो क्लास नेम बेसिकली क्या था, वो आपके रिएक्ट में भी यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ये प्योर JS है, जो प्रॉपर्टी उसमें यूज होती थी वही इसमें होंगी यूज। क्लास नेम वैसे क्लास ही था जो आप JS में आप ऐड करते हो डॉट लगा के डॉक्यूमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, आपको अगर डॉम के एलिमेंट्स के बारे में नहीं आता, अगर डॉम के एलिमेंट्स के इवेंट्स के बारे में नहीं पता, कोई मसला नहीं। ये इतना बड़ा हमारे लिए जो है ना मसला नहीं है। हमारे लिए मसला है JS। अगर आपको JS आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लेवल पे, कि आप इसमें लॉजिक बना सको, इसमें मल्टीपल काम का टास्क कर सको, जेसन को आप पार्स कर सको, उसको स्ट्रिंगिफाई कर सको, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक होगी बात। अब आते हैं अपने पास, जो हमने पहले बात की है कि व्हाट इज नोड, व्हाट इज NPM, एंड व्हाट इज यार्न। ये लेक्चर आई नो थोड़ा बोरिंग हो रहा है, क्योंकि हम प्योरली थ्योरी कर रहे हैं, हम कोई चीज़ बना नहीं रहे, बट डोंट वरी, ये चीज़ आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है। जो जो चीज़ें मैंने पूछी है, वर्चुअल डॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक इंटरव्यू में, लास्ट नहीं पूछना जब भी आप रैक के लिए जाओगे, उन्होंने वर्चुअल डॉम से पूछना है, वर्चुअल डॉम से आपसे एग्जाम्पल मांगनी है,
सेम एग्जांपल आप दे सकते हो। उन्होंने पूछना है कि रिएक्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, आप कह सकते हो लाइब्रेरी है। क्यों है बताओगे आप सारा, कि फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है, आपको चीज़ें पता है। उसके बाद एडवांटेज क्या है रिएक्ट का, वो आप बता सकते हो। उसके अलावा सिंगल में वो पूछ लें आपसे सिंगल वेब पेज क्या है, देन आप उसे भी बता सकते हो। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं नोड पे। नोड बेसिकली क्या है, नोड आपके पास एक इंजन है जिस पे आपकी रिएक्ट की गाड़ी चलती है। क्लियर होगी बात। ये सिंपल आपको एक इंजन प्रोवाइड करता है जिस पे आपकी रिएक्ट की गाड़ी चलती है। रिएक्ट की क्या, हर जेएस की गाड़ी इसी पे चल रही होती है। फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जो भी हो, ठीक है, वो आपकी इसी पे ही चलती है। उसके बाद एनपीएम क्या है, एनपीएम बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, एनपीएम क्या करता है, एनपीएम आपके नोड के जो पैकेजेस है ना, जो आप यूज करते हो नोड के पैकेजेस, उनको मैनेज कर रहा होता है। यार्न भी आपका नोड पैकेज मैनेजर है, एनपीएम बेस्ड। लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एनपीएम आपके पास स्टैटिक मेमोरी नहीं एलोकेट करता आपको, यार्न आपकी डायनामिक मेमोरी पे चलता है। जो मेन रीजन है इन दोनों में मैं यार्न क्यों यूज करता हूँ, उसकी मेन रीजन यही है। फॉर एग्जांपल आपके पास अब ये वो लोग जिन्होंने कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, उनके लिए तो बहुत इजी चीज़ हो गई है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, मैं बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम जो है, सिस्टम में आपके चलते हैं प्रोसेसेस, P1 चल रहा है रैम में, P2 चल रहा है रैम में, P3 चल रहा है रैम में। अब एनपीएम के थ्रू मैंने एक प्रोजेक्ट को रन किया, वो P1 था। अब P1 को एनपीएम ने स्टार्टिंग में अलाउ कर दी 10 MB फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब P1 को स्टार्टिंग में चाहिए थी 10 MB, उसने कहा ठीक है। लेकिन जब वो आइडल स्टेज पे गया, देन P1 चला गया आपका, समझ लें 0.0 नहीं 1 MB पे चला गया। अब क्या है, यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है हमारे पास 9 MB का। और आफ्टर सम टाइम P1 को अब चाहिए थी 20 MB, क्योंकि प्रोसेस हैवी था। अब यहाँ पे मैं क्या चाहिए, 10 और MB चाहिए। इस केस में क्या करेगा, इस केस में नोड नहीं प्रोवाइड करेगा। नोड क्या 10 प्रोवाइड कर दिए मैंने, ठीक है। अगर आप आइडल भी हो, नो भी हो, नो वेस्ट कर देगा, लेकिन वो रिलीज नहीं करेगा उस नो को। उसके बाद 10 ज़्यादा चाहिए, वो 10 ज़्यादा भी नहीं करेगा। वो कहेगा दोबारा इस प्रोसेस को तोड़ लो आप हिस्सों में, पहले 10 चलाओ फिर 10 चलाओ। समझाई बात की, नोड एनपीएम ये कर रहा होता है। ऑन द अदर एंड क्या करता है, P1 है मेरे पास जिसको स्टार्टिंग में 10 MB चाहिए थे, वो क्या करेगा, इसको 10 MB एलोकेट कर देगा। अब P1 आइडल स्टेज में गया, अब क्या किया उसने उसने P1 को चाहिए 1 MB, तो वो क्या करेगा, 9 MB जो बच रही है वो रिलीज कर देगा दूसरे प्रोसेस के यूज के लिए। ठीक है, अब P1 को चाहिए 20 MB, अब वो करेगा दूसरे प्रोसेस से, ठीक है, जो आपकी अवेलेबल में आपकी स्पेस होगी उसमें से जाके 10 MB, सॉरी 20 MB इसको दे देगा, ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले अपना। ठीक है, ये है चीज आपकी यार्न और एनपीएम के दरमियान डिफरेंस। इससे क्या होता है, यार्न फास्ट है एनपीएम की निस्बत। क्यों है, क्योंकि रीजन मैंने बता दिया आपको। ये मेमोरी रिलीज नहीं करता, ये डायनामिक मेमोरी पे काम कर रहा है, जो प्रोसेस को जितना चाहिए होगी उतना ही वो ले लेगा, तो काम हमारा चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी इंस्टॉलेशन के पे। हम नोड को, एनपीएम को, यार्न को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम पहली अपनी फर्स्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको चला के देखते हैं क्या चीज़ है। लेट्स गो, इसको बंद करते हैं, बातचीत थोड़ी कम करते हैं और काम अब ज़्यादा करते हैं। इसको मैंने कर दिया क्लियर। होप सो आपको समझ आई होगी जो मैंने चीज़ें की हैं। नहीं समझ आई हो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, आप मुझे बेशक बता दीजिएगा। Node.js पहली चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, इस पे जाओगे आप। अब पहले मैं अपना देख लूँ वर्जन कौन सा मेरे पास अभी चल रहा है, 18.12.1। अब आपने जब भी लेटेस्ट करते हो ना, लेटेस्ट में बग्स बहुत होते हैं यार। मैं इस वजह से लेटेस्ट नहीं यूज़ करता, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन पे काम करना होता है, मेरी रिलीजें जानी होती हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि मैं आपके पास लेटेस्ट पे जाके पंगे करूं और उसको सीखूं। जब लेटेस्ट स्टेबल हो जाएगा मैं लेटेस्ट पे चला जाऊंगा, अभी लेटेस्ट स्टेबल नहीं होता तो मैं नहीं जाता इस पे। नोड -v करेंगे, देन ये आपको वर्जन बता देगा। मेरा 16.7.17.0 है, जो मैं आपको ऑलरेडी
बता चुका हूँ। आपने करना क्या, 18 भी इंस्टॉल करना कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि 18 पे वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो 16 पे चलती हैं, चलेंगी। 18 में कुछ नई भी चीज़ें हैं, कुछ प्रोसेस चेंज भी होते हैं, कुछ प्रोसेस को बेहतर बनाया होता है। तो 18 करना है कर लें, कोई इशू नहीं। अब जिन बच्चों ने मेरे वाला ही करना है वो अदर डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। अदर डाउनलोड में जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा प्रीवियस बिल्ड, आपने इस पे जाना है और उसके बाद आपने क्लिक करना नंबर 4 को। 4 पे आपको ये मिल जाएगा 17.0, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद ये सारे इसने वर्जन्स बता दी। यहाँ पे आपने MSI 64 को ढूंढना है, ये रहा 64 MSI। 86 का मतलब क्या, 32 बिट। अगर तो आपका सिस्टम 32 बिट है देन आप करोगे 64 वाला, अगर तो आपका सिस्टम 64 बिट है देन आप करोगे 64 बिट वाला। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर तो आपका सिस्टम 32 बिट है देन आप करेंगे 86 वाला, अगर तो आपका सिस्टम 64 बिट है देन आप करोगे अपना 64 बिट वाला। अब आपको, अब फॉर एग्जांपल नहीं पता आपको किस तरह चेक करते हैं कि आपका सिस्टम 64 बिट है या आपका सिस्टम 32 बिट है। अपना आप जो है ना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें। मैंने ओपन किया फाइल एक्सप्लोरर अपना, ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन है। मैंने यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे विंडोज आ रही है आपके पास, ठीक होगी बात। ये विंडोज आ रही है आपके पास, यहाँ पे आ रहा होता है 32 बिट। अब इन्होंने कुछ चेंज किया है, लेट मी सी। ये रहा आपके पास 64। आप जाएंगे अपने डिवाइस स्पेसिफिकेशन में, सिस्टम सिस्टम टाइप में, वहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट। अगर तो यहाँ पे लिखा आ रहा हो 32 बिट, इसका मतलब है आप 86 वाला डाउनलोड करेंगे जो कि बिलो है, ठीक है। मेरा MSI 64 है तो मैं 64 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये डाउनलोड कर देगा आपके पास 64 का वर्जन। ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपने क्या करना है, जब आप इंस्टॉल करेंगे इसे, मेरे पास ऑलरेडी एक इंस्टॉल है वर्जन नोड, ये रहा नोड, ये 18.12 है। 18.12 पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसने ओपन कर दिया मुझे, ठीक है। अब ये मेरी स्पेस चेक कर रहा है और सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है कि क्या ये सिस्टम, ये चीज़ मेरे सिस्टम पे अलाउ होगी कि नहीं होगी। अब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे ऐड पाथ है, मेक श्योर कि ये कैंसिल ना हुआ हो, इसको आपने ऐड पे रखना है। अपने विल बी इंस्टॉल इन लोकल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नीडेड नेसेसरी टूल्स, आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नोड का वर्जन इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास पावर शेल ओपन होगा, उसमें आपने एंटर 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 करते रहना। वो आपसे कहेगा कोई प्रेस है नहीं की, प्रेस है नहीं की, आपने वो करती रहनी है। तो आपका पूरा नोड नोड आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। नोड इंस्टॉल हो गया। आप चेक किस तरह करना है आपने नोड, अगेन आप क्या करोगे, विंडो आर करोगे, लिखोगे CMD एंटर, यहाँ पे जाके आप लिखोगे नोड -v। अब अगर आपका नोड यहाँ पे नहीं उठा रहा वो, देन क्या करोगे आप, सबसे पहले आप जाओगे और रीस्टार्ट करोगे अपना सिस्टम। ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे CMD ओपन करके दोबारा यही कमांड लिखनी है, नोड -v। मैं जूम कर देता हूँ ताकि नजर क्लियर आए, नोड -v। फिर भी नहीं होता देन मतलब क्या है कि आपका नोड का पाथ नहीं ऐड हुआ आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये सवाल उठता है क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल का जिक्र किया तो मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ आपको कि एनवायरनमेंट वेरिएबल आखिर बुला क्या है। जैसे आप एक एनवायरनमेंट में बैठे होते हो, आप स्कूल के एनवायरनमेंट बैठे हुए हो, तो क्या है आपका एक रोल होता है। वो रोल कहाँ से आता है, आपके इन्वायरमेंट से आता है। स्कूल की इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो तो मेरा रोल टीचर का है, आपका रोल स्टूडेंट का है, क्लियर बात। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के रोल्स हैं। अब वही चीज अगर मैं घर आता हूँ,
ठीक है, तो मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ, और मेरे वालदैन ही है, सॉरी, वो तो ऑब्वियसली बात है। अब क्या हुआ, मेरा रोल चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू मेरे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वेरिएबल यही यही चीज करते हैं कि आप बताते हो कि यार जब भी आपका एनवायरनमेंट चेंज हो तो ये वाली वैल्यूज आपने दे देनी है। अगर वो चल रहा है प्रोडक्शन पे तो बेस यूआरएल या आपकी एपीआई का लिंक ये वाला हो। अगर तो वो चल रहा है आप मैं लोकल पे, देन वो ये वाला लिंक हो। ठीक होगी बात। एनवायरनमेंट वेरिएबल यही काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं दोबारा वापस अपने पास कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड किस तरह करना है। विंडो ई करना है आपने। विंडो ई करेंगे तो आपके पास ये खूबसूरत सा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। आपने जाना है लोकल डिस्क सी में। यहाँ पे आप जाओगे प्रोग्राम फाइल में, वहां पे जाकर क्लिक करोगे एन। एन क्लिक करने पे आपका नोड जेएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, अगर कोई और एन के नाम से आपने चीज इंस्टॉल ना की हो। क्लियर बात यहाँ तक। अब क्या करना है आपने, ये आपके पास नोड डॉट ए एक्स है, आपने इस पाथ को कॉपी करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आपने कर लेना कॉपी उसे। विंडो क्यू करोगे तो आपके पास ये सर्च बार ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ENV लिखोगे तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये एंड पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपने इस पे क्लिक आउट करना है। क्लिक आउट करने के बाद आपके दो इन्वायरमेंट वेरिएबल की टाइप्स आएंगी, एक यूजर इन्वायरमेंट और एक आपके सिस्टम का इन्वायरमेंट। मैंने आपको गेन बताया कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आप वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हो। तो यहाँ पे दो दो तरह के इन्वायरमेंट आपको आपको दिए जाते हैं। एक है आपका यूजर, जिस यूजर से आप लॉग इन हुए हुए हो उसका इन्वायरमेंट, और एक है आपके सिस्टम का एनवायरनमेंट जो हर यूजर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे दर्जनों यूजर आ रहे हैं तो दर्जनों के लिए वो एनवायरनमेंट मौजूद है, उनको उस एनवायरनमेंट में से वैल्यूज मिलेंगी। अब यहाँ पे आपने इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपको आपने जाना है सिस्टम वेरिएबल्स में, वहां पे पाथ होगा। पाथ पे आपने करना है डबल क्लिक, तो ये ओपन कर देगा। वहां पे आपने नोड जेएस को अपने ऐड कर देना। अगर आपका ऐड ना हुआ हुआ, आपने पहले देखना नोड जैसे ऐड है, अगर ऐड नहीं हुआ हुआ तो आपने न्यू पे क्लिक करना है और पेस्ट करके एंटर कर देना। क्लियर बात। उसके बाद इसको मूव कर लेना टॉप पे ताकि आपका ये सबसे ऊपर रहे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नोड जेएस हुआ है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, डिलीट। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या करना है, आपने इसे बंद करना है। प्योर मतलब प्योर का मतलब पूरा बंद करना है। अगर आपका CMD ओपन है किसी जगह पे, आप चेक कर लेना। अगर CMD ओपन है आप CMD भी क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद दोबारा CMD ओपन करना है आपने और लिखना है नोड -v। अब वो आपको नोड का वर्जन दिखाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखाया देन रीस्टार्ट कर लो एक दफा सिस्टम को, क्योंकि सम टाइम्स इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज नहीं होते उसी टाइम, आपके रीस्टार्ट पे वो दोबारा चेंज हुए होते हैं। अब देखते हैं, अब नोड जब आप इंस्टॉल करते हो तो नोड के साथ ऑटोमेटिकली npm भी इंस्टॉल हो जाता है। npm मैंने किया npm -v, ये देखना। अब ये npm का मुझे वर्जन बता देगा जो कि 8.19.1 है मेरे npm का वर्जन। अब बात आती है yarn की, जो मैंने आपको कहा yarn डाउनलोड। आप सिंपल ये लिखना yarn डाउनलोड, पहला ही आपके पास लिंक आएगा इंस्टॉल पाइप yarn, उस पर क्लिक करना। ये कमांड है आपके पास, मैं npm इंस्टॉल माइनस माइनस ग्लोबल yarn, और चेक करने का क्या है, yarn माइनस माइनस वर्जन। इस पे नहीं मैं कहूंगा कि कौन सा वर्जन करो, आप इस पे जोन सा वर्जन आपका दिल करता है आप कर लो। लेटेस्ट करना लेटेस्ट कर लो, डाउनग्रेड करना है डाउनग्रेड कर लो। अब एक चीज याद रखिएगा, जितने भी आपके पास ग्लोबल इंस्टॉलेशन वाले टूल्स होते हैं वो सारे आप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करते हो। अब आप क्या करोगे, अपना CMD विंडो क्यू करोगे, CMD, और CMD एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे आप। मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो मेरे पास ये सिस्टम ऑन हो गया एज एडमिनिस्ट्रेटर, और ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, और पाथ क्या होगा आपका C/Windows/System32 बिट। याद होगी बात। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे वही सेम कमांड जो आपको दी गई है इंस्टॉलेशन में डॉक में,
ये कमांड आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे चला के एंटर कर देना है। तो ये करेगा, कुछ सेकंड लेगा और यार्न आपका इंस्टॉल कर देगा उसी टाइम पे, रियल टाइम पे। अब इसने मेरा यार्न इंस्टॉल कर दिया, एक पैकेज इसने चेंज किया। ठीक है, अब मैं करूँगा, मैं लिखता हूँ यार्न माइनस माइनस वर्जन, जो उन्होंने नीचे कमांड दिया मुझे, और एंटर। अब उसने बताया यार्न का वर्जन कौन सा, मेरा 1.2219, ये मेरा यार्न का वर्जन। बेहतरीन हो गई, हमारे पास सारी वो चीज़ें जो हमारे लिए नेसेसरी थी वो हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब चलते हैं हमारे पास रिएक्ट को लॉन्च करते हैं। रिएक्ट को लॉन्च कह लें या रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलो बेहतरीन हो गया, लेट्स गो। मैंने कि यहाँ पे एक नया मैं जो है ना फोल्डर बना लिया, उसको मैंने कह दिया रिएक्ट। उसके अंदर गया, CMD ओपन किया, क्योंकि CMD के थ्रू ही होना है। एक NPM है, वो क्या करता है, वो आपकी लोकल सिस्टम पे पैकेज इंस्टॉल कर देता है। एक है NPX। NPX करता क्या, वो आपका लाइव, क्या आपके रिमोट सिस्टम से, फॉर एग्जांपल गिटहब पे आपका कोड पड़ा हुआ है, गिटहब का नहीं पता तो समझ लें कि आपका कोड कहीं ऑनलाइन पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हो हर दफ़ा आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया उसे और वही यूज़ करी जा रहे हो, ये NPM काम करता है। NPX करता क्या है, जब जब आपने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, आप जाओगे अपने रिमोट लोकेशन पे, जो आपकी लाइव लोकेशन है, वहाँ पे जाओगे और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके लाओगे। ये करता है NPX। आप क्या करोगे, NP और रिएक्ट अब NPX के थ्रू होता है, NPM के थ्रू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कंपैटिबिलिटी का, कि रिएक्ट का वर्जन आ गया होता था तब तक 16 और लोग अभी भी 12 यूज़ करते थे, क्योंकि उनके लोकल सिस्टम पे 12 इंस्टॉल था। इस तरह से उन्होंने एक काम खत्म करके NPX कर दिया। यहाँ पे आप लिखोगे NPX, मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, जूम साइज कर दूँ, NPX क्रिएट माइनस रिएक्ट ऐप, उसके आगे आपने नाम दे देना अपनी ऐप का, और ये नाम जो है ना, इसमें स्पेस ना हो और ना ही ये कैप में हो, इसको रखने आपने स्मॉल में, डेमो। मैंने कहा एंटर। अब वो करेगा, आपसे माइडी पूछे कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, यस या नो, आप सिंपल एंटर कर देना और गो हैड। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास लाइव जा रहा है अपने सिस्टम पे, और जो अपडेटेड वर्जन है रिएक्ट का वो लेके आ रहा है और उसको इंस्टॉल कर रहा है। अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब इसमें आप नोट करो, वो सिर्फ ये पैकेजेस आपको प्री डिफाइन मिल दे रहा है। कौन कौन से, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम वो है जो वर्चुअल डॉम को मैनेज कर रहा होता है, और रिएक्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपका एम्प्टी एक टेम्पलेट बना के दे देगा काम करने के लिए। अब इसको होने देते हैं हम, और लेट्स सी। मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा, वीडियो चल रही है, ताकि कहीं भी अगर कोई इशू आए तो हम कुछ नया सीखें। ये वन बाय वन जाएगा, जितनी ये जो लाइब्रेरीज ऊपर मेंशन की हुई है, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये जाएगा और फेसबुक के सर्वर से उठा के एक वन बाय वन लेता आएगा। रिएक्ट एक ओपन सोर्स है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ओपन सोर्स बताऊंगा। ओपन सोर्स क्या होता है, जब तक ये हो रहा है हम थोड़ा ओपन सोर्स के बारे में देख लेते हैं कि ओपन सोर्स आखिर भला क्या है। ओपन सोर्स, आपको नाम से पता चल रहा है कि ओपन का मतलब क्या होता है, अवेलेबल फॉर ऑल। ठीक है, मतलब ये चीज़ ओपन है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपका कोड, प्रोग्रामिंग में सोर्स को कहते हैं कोड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, कोड फॉर ऑल। ये आपका ओपन सोर्स होता है, इस पर किसी की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपके ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। आप इसका कोड उठाओ और जिस तरह चाहो उसे आप एडिट कर लो। उसके अंदर कोई नया फीचर ऐड करना, नया फीचर ऐड कर लो, और उसको बाद में जाके दोबारा आप जो आपका जिसकी गिटहब की प्रोफाइल से आपने उठाया, उसको जाके कह दो कि ये नया फीचर है, ये ऐड कर दो। वो टेस्टिंग करेगा, उसके बाद फीचर ऐड कर देगा, और एट द एंड आपका नाम आ जाएगा कंट्रीब्यूटर्स में कि आपने रिएक्ट में कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट की है। और इस सारे फ्लो को कहते हैं बेसिकली कम्युनिटी। ये होती है कम्युनिटी आपके पास, कि आप कम्युनिटी, रिएक्ट की बहुत बड़ी कम्युनिटी है।
इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसकी कम्युनिटी वास्ट रेंज ऑफ कम्युनिटी है इसकी, और उसी कम्युनिटी की वजह से आपके पास मिलियंस बिलियंस ऑफ इसके पैकेजेस पड़े हुए हैं जिनको आप यूज करते हो अपनी ऐप के अंदर, एंड बॉम आप उसका मजे उठाते हो। अब जो काम पैकेजेस बेसिकली करते क्या हैं, पैकेजेस आपके पास होता आपका कोड ही है, जैसे आप लिखते हो रिएक्ट पे लिख लिया कोड, एचटीएमएल में लिख लिया कोड, वो होता कोड ही है। लेकिन वो क्या होता है, वो कोड एज अ कंपाइल्ड होता है कि वो किसी भी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक होगी बात। और ये काफी मजे की चीज है ये, अगर आप पैकेज अपना बनाना चाहते हो तो बहुत मजे की चीज है। आपके पास जो npm है, npm की एक पैकेज की लाइब्रेरी मैं पूरा पूरा पढ़ा हुआ है जहां से आप पैकेज करते हो। अब ये देखो, ये इसने मुझे दे दिया है एरर। अब इसने एरर क्या दिया है, अब्रोड इंस्टॉलेशन npm इंस्टॉल हैज फेल्ड। देखा, ये npm फेल्ड किया, क्यों फेल्ड किया, मेरे नेटवर्क का इशू होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क का इशू होता है, वो पता कैसे चलता है, यहाँ से सॉकेट टाइम आउट, मतलब कि नेटवर्क का इशू है। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन रिक्वेस्ट नहीं जा रही, तो npm इस वजह से मुझे बहुत गंदा लगता है। यार्न में कभी आपको ये चीज का एरर नहीं मिलने वाला दोबारा इसको रन करने में, क्योंकि इसे अभी तक सही तरह मिला नहीं, तो इस वजह से उसने क्रैश कर दिया। मेरे यहाँ पे नेट भी थोड़ा स्लो है, तो कोई मसला नहीं इस चीज़ का। यही वो चीज़ें हैं प्रोग्रामर की ज़िंदगी में, एरर उसका बेस्ट फ्रेंड है। एरर से आपने कभी डरना नहीं है कि एरर आ गया, उसको आपने बड़े प्यार से समझा के निकाल देना, उसे भी समझा के और खुद भी समझ के कि वो एरर दोबारा ना आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि अगर वो आया तो आपको फिर वो छोड़ेगा नहीं फिर। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया। अब वो देखो गिट की रैपो पे जा रहा है और रैपो से टेम्पर उठा के लाएगा। उसने इतने इतने पैकेजेस आपके उसके अंदर उसने डाल दिए, 214 पैकेजेस। ठीक है, ये मतलब कि ये उसके फर्ड है और ये पैकेजेस है 1395, ये इन चीज़ों के सिर्फ इतने ज़्यादा पैकेजेस इसने ऐड किए हैं। अब ये पैकेजेस मैं दिखाता हूँ, ये सिर्फ नंबरिंग इतनी ज़्यादा है, लेकिन ओरिजिनल में ये तीन, मोस्टली तीन है बस हमारे पास। कभी कभी स्टक हो जाता तो आपने स्पेस बार दबाते हो तो ये दोबारा मूव ऑन होने चल लग पड़ता। और लेट्स सी वो कर क्या रहा है, घुमाई जा रहा है। उसने पहले कुछ पैकेज ऐड किए, फिर पैकेज ऐड किए, अब उसने कहा कि आपके पैकेज डन हो गया। अब आपके पास जब आ गया ना ये हैप्पी हैकिंग, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिएक्ट में हैकिंग कर रहे हो, इसकी बस उन्होंने रखा हुआ है हैप्पी हैकिंग। हैप्पी हैकिंग जब आ गया मतलब कि आपकी एप्लीकेशन अब सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है, आपकी सक्सेस में क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करना है, आपने जो नाम दिया था उसी के नाम का फोल्डर रिएक्ट ने बना दिया होना है, CD डेमो। मैं इसमें आ गया। अब यहाँ पे करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने कहा था यार्न हम यूज़ करेंगे, तो आपने करना क्या, यार्न स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट कर लो। जो बंदे npm यूज़ कर रहे हैं वो करेंगे npm स्टार्ट, ये कमांड यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास। अब ये npm करेगा क्या, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन जो रिएक्ट के डमी बॉयलर प्लेट उन्होंने दिया है ये उससे रन करेगा आपके ब्राउज़र में, जो कि 3000 पोर्ट नंबर पे होगा। आप यहाँ पे आगे पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो, माइनस माइनस पी या पोर्ट होता है, उसको लगा के आप पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हो। 3000 की जगह आप 5000 में भी उसको चला सकते हो।
चल मेरा भाई, अगेन स्पेस दबाना लाजमी मत भूलिएगा क्योंकि एनपीएम तंग करता है। मैं चलो चल पड़ा, ये बंद किया तो फिर टाइम लग जाना ऐसे। अब ये ऑटोमेटिकली अगर वो ब्राउज़र ओपन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र ओपन कर देगा और कुछ ही देर में आपके पास एक ब्रांड न्यू रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कह रहा है स्टार्ट कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। जैसे ही उसने कहा सक्सेसफुली, ये पोर्ट नंबर अगर आपने किसी दोस्त का शेयर करना है आप इस आईपी की सेंड कर दें उसे, लेकिन शर्त यह है कि आप एक ही नेटवर्क में हो देन वो चलाएगा। अब ये चल पड़ा, ये आपके पास रिएक्ट की स्टार्टिंग वाली एप्लीकेशन आती है। ठीक है, आप लोग अगर क्रोम यूज़ करें, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा कि क्रोम यूज़ करें। क्रोम में एक एक्सटेंशन है रिएक्ट की, वो आप सबने डाउनलोड करनी है ताकि आपको पता चले कि वो रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनी भी हुई है कि नहीं। आप जाओगे एक्सटेंशंस में, किधर की एक्सटेंशंस, मोर टूल्स, एक्सटेंशंस, यहाँ पे जाना है आपने, इस पर क्लिक करना है, ओपन क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे जाके आपने लिखना है रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये पहली लाइब्रेरी आएगी आपके पास, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है ताकि आपको रिएक्ट के बारे में पता लगता है कौन सी वेबसाइट रिएक्ट की है और कौन सी वेबसाइट रिएक्ट पे नहीं बनी हुई। ठीक है, आज हमने ये सब कुछ किया, कल हम करेंगे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें चेंजिंग करके देखेंगे, हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर में हमने ट्यूटोरियल से पूरा पूरा इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसको रन किया, वर्चुअल डोम देखा, कंपैरिजन देखा, एनपीएम और यार्न का कंपैरिजन देखा, रिएक्ट और एंगुलर का देखा, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का देखा हमने। तो आज के दिन के लिए हमने बहुत चीज़ सीख देख ली हैं और फाइनली हमने एट लास्ट अपनी पहली रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली है। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।